नमस्कार। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। दुनिया की सबसे शानदार कहावतों में एक कहावत है कि ज्ञान रोटी नहीं मांगता बल्कि ज्ञान रोटी देता है। इसीलिए कुछ नया सीखना जानना एक पल को पीड़ादायक हो सकता है लेकिन बेकार नहीं। इसे समझने के लिए हमें दो पक्षियों का उदाहरण लेना होगा। अगर खुद का अस्तित्व बचाना है तो इस एपिसोड को पूरा देखिए। एक पक्षी हुआ करता था डोडो, जो अपने दुश्मनों से हारकर आज म्यूजियम में रखा है। और दूसरा पक्षी है एमू, जो निहत्था होकर भी दुनिया की एक विशाल ताकतवर सेना से न केवल टकराया बल्कि अंत में उस सेना को शर्मिंदा होकर एक पक्षी से हार कर भागना पड़ा। पहले पक्षी का जिक्र करें तो वो था डोडो। ये पक्षी मॉरिशस व हिंद महासागर के मेडागास्कर जैसे द्वीपों में पाया जाता था, जहाँ पहले इंसानी आबादी नहीं थी। इन द्वीपों में इनका शिकार करने वाला कोई जीव जंतु भी नहीं था। इसीलिए ये पक्षी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रक्षात्मकता और आक्रामकता को भूल चुके थे। इन द्वीपों में इन्हें भरपूर खाना मिलता था, इसीलिए आराम से वहाँ रहते थे। इन्हें तेज भागना, दौड़ना, दौड़ाना या उड़ना नहीं पड़ता था। इससे धीरे धीरे इनकी टांगों की हड्डियाँ कमजोर हो गई। 16वीं सदी के शुरू में डच लोग मॉरिशस पहुंचे। वे ये देखकर हैरान रह गए कि इन पक्षियों को मनुष्य आराम से पकड़ लेता था। फिर इन डच लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। चूंकि डच अपने साथ चूहे, कुत्ते आदि लेकर गए थे, इसलिए धीरे धीरे कुत्ते भी डोडो का शिकार करने लगे और चूहों ने उनके अंडों को खाना शुरू कर दिया। डोडो बिल्कुल भी रक्षात्मक नहीं रह गए थे, क्योंकि वे जिस माहौल में पीढ़ी दर पीढ़ी पल रहे थे वहाँ उन्हें आक्रामक होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब उन्हें आक्रामक होने की जरूरत पड़ी तब तक वे ये भूल चुके थे कि हमला कैसे करते हैं और तेज कैसे भागते हैं। नतीजा, डोडो धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गई। इस पक्षी के दो मम्मी बनाकर उन्हें ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम और मॉरिशस यूनिवर्सिटी में रखा गया है। ऐसा ही एक दूसरा पक्षी है एमू। इसने अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना सीखा, और न केवल लड़ना सीखा बल्कि एक तरफ आधुनिक हथियार थे, बंदूक थी, टैंक, तोप थे, और दूसरी ओर एक निहत्था पक्षी था एमू, जिसने विश्व की एक ताकतवर सेना को धूल चटा दी। ये युद्ध मानव इतिहास के सबसे शर्मनाक युद्धों में गिना जाता है। दरअसल साल 1932 की बात है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया भयंकर मंदी का शिकार हुआ। उसकी मुद्रा धड़ाम हो चुकी थी, तो उसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जाबाज रिटायर हुए सैनिकों को पुनर्वास के लिए जमीनें दी थी। ये जमीनें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दी गई थी। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है। जीवन भर युद्ध का सामना कर चुके सैनिकों के लिए बेहद शांत जगह भी थी। लेकिन जिस इलाके में ये जमीन थी, इस इलाके में एक पक्षी रहता था। नाम था एमू, जो सदियों से यहाँ रहता आया है। इस पक्षी की ऊंचाई 2 मीटर और वजन आमतौर पर 50 से 60 किलोग्राम तक होता है। अपने वजन के कारण शतुरमुर्ग की तरह ये भी उड़ने में असमर्थ है, लेकिन ये बेहद फुर्तीला है और एक शेर जितनी रफ्तार से दौड़ सकता है। एमू बड़े बड़े झुंड बनाकर रहते हैं और बेहद वफादार पक्षी भी है। इनका स्वभाव नरम और सहिष्णु है। इसके बारे में सबसे रोचक बात यह है कि एक नर और मादा कभी अपना जीवन साथी नहीं बदलते, यानी अपने रिश्तों में दुनिया का एकमात्र ईमानदार पक्षी कहो या जीव है। इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बेहद निडर है और अपने शत्रु से डर कर नहीं भागता, उसका सामना करता है। अब जवान से किसान बने लोग इनके इलाके में आ चुके थे और खेती करना शुरू कर दिया था। जैसे ही फसल लहराई तो एमू के जीवन में भी मानो बहार आ गई। वो मजे से किसानों द्वारा उगाई जा रही फसल को चट कर जाते। उनकी संख्या इतनी थी कि एक ही दिन में सैकड़ों बीघा फसल को बर्बाद कर देते थे। कुछ को खाते तो कुछ को रौंद देते। मानो उन्हें अपने इलाके में किसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शुरुआत में किसानों ने एमू को रोकने के लिए सामान्य तरीके अपनाए, जैसे खेतों के चारों ओर बाड़ लगाई, कटीले तार से बाउंड्री कर दी, ढोल नगाड़े बजाकर एमुओं को भगाने का प्रयास किया। लेकिन निडर एमू न ढोल नगाड़ों की आवाज़ से डरते और न ही किसानों की लगाई बाड़ उन्हें रोक पाई। अपने विशाल और ताकतवर शरीर से वे ऊंची से ऊंची बाड़ को तोड़ डालते। अब किसान हवा में गोली चलाते या शोर मचाते, लेकिन एमुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तंग आकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई सरकार से मिला और मदद की भीख मांगी। चूंकि सभी किसान पूर्व सैनिक थे, उन्हें जमीनें भी सरकार द्वारा दी गई थी, तो सरकार द्वारा गंभीरता से सुनवाई हुई और बड़े अधिकारियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने एमओ से लड़ने के लिए फोर्स को आदेश दे दिया। चूंकि इस इलाके में एमओ की संख्या करीब 20,000 से अधिक थी,
सेना की बड़ी बड़ी टुकड़ियां बंदूकें मशीन गन लेकर रवाना हुई। ये तारीख थी 2 नवंबर साल था 1932। इस दिन ऑस्ट्रेलिया की सेना ने एमओ पर हमला बोल दिया। चूंकि एक तरफ आधुनिक हथियार थे जैसा हमने पहले बताया, दूसरी तरफ थे निहत्थे एमओ, तो परिणाम भी सबके सामने था कि सेना 1-2 दिन में युद्ध जीत जाएगी। दूसरा लड़ने गए सैनिकों के लिए मानो एक मजाक थी। उन्हें उम्मीद थी कि शाम तक वो एमओ की धज्जियां उड़ाकर उनके गोश्त से डिनर करेंगे। लेकिन जितना आसान सैनिक इसे सोच रहे थे, ये उतना आसान नहीं हुआ। शुरुआत में सैनिकों ने एक बड़े झुंड को निशाना बनाया। इस झुंड में करीब 2000 एमओ थे। इतने सारे सैनिकों को अपनी ओर बढ़ता देख मानो एमओ स्थिति को भांप चुके थे। अचानक एमओ झुंड से बिखरने लगे। सब एमओ अलग अलग हो गए और बड़े इलाके तक फैल गए। युद्ध की परिस्थितियों में मेजर मेरिडियन ने ट्रक के पीछे मशीन गन लगाई और पीछा करने के लिए उनकी तरफ सेना के ट्रक दौड़ा दिए। रास्तों में गड्ढे होने के कारण निशाना सटीक नहीं लग रहा था। कुछ ट्रक गड्ढों में पलट गए तो कुछ धंस गए। पूरा दिन युद्ध चला, कई सैनिक घायल हुए। हजारों गोलियां चलाने के बाद देर रात तक सेना सिर्फ 6 एमओ को मार पाई। सैनिक थक हार कर कैंपों में लौट आए और रात के जश्न का उनका सपना नेस्तनाबूद हो चुका था। जैसे ही सैनिक कैंपों में गए, एमओ ने खेतों में आकर फसल उजाड़ना शुरू कर दिया। मानो आज तो वो अपने 6 साथियों के बलिदान का बदला ले रहे थे। सभी बाड़ों को तोड़ दिया। अगले दिन फिर वही कहानी। जैसे ही सूरज निकला, सैनिक मशीन गन लेकर हमला करते और एमओ बिखर कर अपना बचाव करते। ये सिलसिला 6 दिन तक चला। एमओ गुरिल्ला वार करते और सैनिक हर बार उनसे हार जाते। मोटरसाइकिल और जीप से पीछा करना, गोली चलाना, ऐसा करके सेना करीब 10,000 गोलियां चलाकर हजारों एमओ के झुंड से मात्र 50 एमओ मार पाई। जबकि एमओ बदला लेते हुए पूरी जमीन से फसल को समाप्त कर चुके थे। सेना और किसानों के पास अब बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था। एमओ और इंसान कहो या ऑस्ट्रेलिया की सेना की आलोचना दुनिया के बड़े अखबारों में होने लगी। कई देशों में एमओ के पक्ष में प्रदर्शन भी होने लगे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई संसद में इस रणनीति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री पियर्स से सवाल किया गया कि क्या इस समस्या को हल करने का सिर्फ यही एक तरीका था। इसके अलावा संसद के एक सदस्य ने यह भी पूछा, वो भी व्यंग्यात्मक लहजे में, कि प्रधानमंत्री जी क्या इस युद्ध के लिए वीर परमवीर सम्मान के लिए पदक भी रखे थे। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई सरकार की किरकिरी हो रही थी, तो दूसरी तरफ सेना ने भी सरकार के सामने अपनी हार मानते हुए बेबसी जाहिर कर दी। ऑस्ट्रेलिया की हथियारों से लैस फौज एमओ की नियत्ती सेना के सामने घुटने टेक चुके थे। दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती कराकर 8 नवंबर 1932 को सेना वापस बुला ली गई। सेना के जाने के बाद किसान भी समझ चुके थे कि एमओ के इलाके में खेती करना या कब्जा करना आसान नहीं है। उन्होंने एमओ को उनका इलाका सौंप दिया और अपने पुराने घरों में लौट गए। लेकिन इसके 2 साल बाद किसानों ने फिर सरकार से अनुरोध किया, तो ऑस्ट्रेलिया की संसद में फिर मजाक में प्रश्न किया गया, क्या एमओ के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। सरकार ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना सबक सीख लिया और फिर कभी एमओ के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होगा और इसे एक महान एमओ वार कहा गया। एमओ ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि अपनी जीत से सुनिश्चित करा दिया कि अब दुनिया का कोई भी देश एमओ से युद्ध नहीं लड़ेगा। इस घटना को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एमओ वार या फिर ग्रेट एमओ वार के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मडिस ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमओ पक्षी की तरह एक डिवीजन होती और वे गोली चला सकते, तो वो दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकते और दुनिया पर कब्जा कर सकते। मसलन दोनों पक्षियों की कहानी यही बताती है कि जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, जीत उसी की सुनिश्चित होगी। ये हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि हमें मॉरिशस का पक्षी डोडो बनकर म्यूजियम में रहना है या एमओ की तरह सामना करके अपना अस्तित्व बचाना है। समझने के लिए यही काफ़ी है कि एमओ ने दुनिया को एक संदेश दिया कि जीत एकजुटता की होती है, चाहे इसमें कोई भी हो।